हमारा क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड हिस्ट्री का चैप्टर 7। चैप्टर 6 तक हम कंप्लीट कर लिए हैं। ये है 7th चैप्टर, मिडवल इंडिया द चोलाज। इस चैप्टर में हम चोलाज के बारे में पढ़ेंगे। पूरी इंफॉर्मेशन जो है इसमें दी गई है। वहाँ कल्चर डेवलपमेंट कैसा था, सोसाइटी कैसी थी और वहाँ पर रूल कौन कौन से किंग किए हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं। ये जो चोलाज किंगडम है, चोलाज एम्पायर जो है, ये कहाँ का था, किस साइड का, साउथ इंडिया साइड का। इसे हम 5th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। चोलाज, चेराज और पांड्याज के बारे में। ये किंगडम्स हैं तीनों। ये किस साइड के हैं, साउथ इंडिया साइड के। 5th चैप्टर में हम साउथ इंडिया के लिटरेचर के बारे में पढ़े थे। इस चैप्टर में हम जो सबसे पावरफुल किंगडम था वो कौन था, चोलाज था। चोलाज किंगडम के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं। 3 किंगडम थे साउथ इंडिया के, कौन कौन से, चोलाज, चेराज एंड पांड्याज। 3 किंगडम थे और चोलाज जो है वो मोस्ट पावरफुल था। मतलब सबसे ज़्यादा जो पावर थी, सबसे बड़ा जो पूरा किंगडम था, वो कौन सा किंगडम था, चोलाज किंगडम। नेक्स्ट है, फॉर अ लॉन्गर पीरियड दैट इज फॉर 433 ईयर्स। और चोलाज किंगडम में 433 ईयर्स तक रूल हुआ है। ठीक है, मतलब चोलाज किंगडम के जो किंग्स थे वो अपने चोलाज किंगडम को इकट्ठा कर पूरा अपने अंडर में रखे थे 433 ईयर्स तक। यही सबसे मतलब यही ऐसा किंगडम है जो काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक इसमें रूल हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, चोलाज रूल्ड तमिलनाडु फ्रॉम 846 to 1279 AD। चोलाज का पूरा रूल किस साइड में था, तमिलनाडु में, मीन्स तमिलनाडु साइड का था। कब से कब तक, 846 AD से 1279 AD तक। कब से कब तक, 846 AD से 1279 AD तक यहाँ पर चोलाज किंगडम का ही पूरा रूल था। नेक्स्ट है, डिसेंडेंट ऑफ किंग आदित्य हु हैड क्रस्ड पल्लव किंग्स अपराजिता। डिसेंडेंट ऑफ किंग आदित्य मतलब ये जो चोला किंगडम्स में जो किंग आए थे, फाउंडर थे, वो कौन थे, वो डिसेंडेंट थे। डिसेंडेंट थे किनके, किंग आदित्य के। डिसेंडेंट मतलब क्या होता है, जो किंग आदित्य थे वो कौन थे, डिसेंडेंट मतलब उनके वंशज थे। ठीक है, आदित्य जो किंग थे उनके वंशज थे। मतलब बहुत, जैसे आदित्य हैं, किंग है आदित्य, इनके सन, फिर उनके सन, इसी तरह मतलब पूरा वंश जो है वो उन्हीं का वंश था, जो चोला किंगडम में जो उनके फाउंडर थे और जो उन्हें वहाँ पर रूल कर रहे थे। ठीक है, और ये किंग आदित्य कौन थे, ये थे जिन्होंने पल्लव किंग्स अपराजिता को हटाया था। ठीक है, किंग आदित्य ने पल्लव किंग्स अपराजिता, पल्लव के किंग्स कौन थे, अपराजिता, इन्हें किंग आदित्य ने इन्हें हटाया था। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। 3 किंगडम्स कौन कौन से हैं साउथ इंडिया के, चोलाज, चेराज एंड पांड्याज। और इन तीनों किंगडम में सबसे मोस्ट पावरफुल किंगडम था कौन सा, चोलाज। ठीक है, और ये 433 ईयर्स तक इसमें रूल हुआ है, 846 AD से 1279 AD तक। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि इस चोलाज के फाउंडर कौन थे, इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं हम, फाउंडर ऑफ चोला किंगडम। चोला किंगडम के फाउंडर कौन है, विजय आला। ठीक है, विजय आला ये चोला किंगडम के फाउंडर हैं और ये चोला किंगडम में कब से कब तक रूल किए हैं, 846 AD से 871 AD तक। इनका जो रूल करने का टाइम पीरियड था कब से कब तक था, 846 AD से 871 AD तक था। नेक्स्ट
इनके जो ग्रैंडसन थे परंतका, इनके ग्रैंडसन कौन थे? ग्रैंडसन मीन्स सन के सन, ठीक है। जो विजययाला थे इनके जो सन थे, और फिर उनके सन जो थे वो कौन थे? परंतका मीन्स परंतका। और ये कब से कब तक रूल किए हैं? 907 से 955 AD तक, ठीक है। 907 से 955 AD तक रूल किए हैं। और इन्होंने मदुरई को जीता था। ये जो मदुरई एरिया है इसे इन्होंने जीता था और पांड्यास को डिफीट किए थे, मतलब पांड्यास को हरा दिए थे। और रूलर्स जो श्रीलंका के रूलर्स थे उन्हें भी ये डिफीट किए थे, मीन्स हराए थे, ठीक है। समझ में आ रहा है? जो परंतका थे वो मदुरई को जीत लिए और पांड्यास जो थे, पांड्यास को उन्होंने डिफीट किया, मीन्स हराए। जो पांड्यास किंगडम में जो किंग्स रूल कर रहे थे उन्हें ये हरा दिए। और जो श्रीलंका में भी जो रूलर्स थे, जो रूल कर रहे थे श्रीलंका में, उन्हें भी परंतका ने डिफीट कर दिया, मीन्स हरा दिया थे। बाय द 11th century AD, 11th सेंचुरी के बाद कौन से किंग आए हैं? राजा चोला फर्स्ट एंड हिज सन राजेंद्र चोला। ये जो दो किंग्स हैं, राजा चोला फर्स्ट एंड राजेंद्र चोला, ये दो प्रोमिनेंट रूलर्स थे, मीन्स बहुत ही पावरफुल रूलर्स थे। किस किंगडम के? चोला किंगडम के। सन में आ रहा है विजययाला फाउंडर थे। विजययाला फाउंडर थे 846 AD से 871 AD तक इन्होंने रूल किए हैं। और इनके ग्रैंडसन परंतका ये 907 से 955 AD तक रूल किए हैं। और इन्होंने मदुरई को जीता, पांड्यास को हराया और श्रीलंका के जो रूलर्स थे उन्हें भी इन्होंने हरा दिया था। 11th सेंचुरी के बाद चोला किंगडम जो है और ज़्यादा पावरफुल हो गया था, और ज़्यादा इनके पास पावर आ गई थी। किंग्स थे जो बहुत ही मोस्ट पावरफुल थे, बहुत मेन थे। कौन कौन से थे? राजा चोला फर्स्ट एंड राजेंद्र चोला। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम पढ़ते हैं राजा चोला फर्स्ट के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं राजा फर्स्ट। ये चोला डायनेस्टी के मीन्स चोला किंगडम के ही किंग थे। और ये कब से कब तक रूल किए? 985 AD से 1016 AD तक ये रूल किए हैं, ठीक है। राजा बहुत ही ब्रिलियंट थे। किस चीज़ में? मिलिट्री में, मतलब आर्मी फोर्स में, मिलिट्री जनरल में, मिलिट्री में पूरा जो डिफेंस का सिस्टम होता है वो बहुत ही ब्रिलियंट थे, मतलब ये बहुत ही अच्छे जानकार थे उस चीज़ में। इस वजह से उन्होंने एक मिलिट्री भी तैयार की थी। ही कॉन्क्यूर्ड द मालाबार कोस्ट फ्रॉम चेराज इन ऑर्डर टू कंट्रोल द अरब ट्रेड। और इन्होंने मालाबार कोस्ट को कॉन्क्यूर्ड किया था। मालाबार कोस्ट को कॉन्क्यूर्ड किया था मतलब मालाबार कोस्ट में चेराज का रूल था, चेराज किंगडम का रूल था उनका। तो इन्होंने राजा ने क्या किया? मालाबार कोस्ट में जो चेराज थे उनको हरा करके उस मालाबार कोस्ट को जीत लिया, मीन्स कॉन्क्वर्ट कर लिया, ठीक है। और क्यों किया? जिससे वो अरब ट्रेड को कंट्रोल कर सके। अरब ट्रेड मतलब जब चेराज थे उस किंगडम, जब चेराज किंगडम का था पूरा, चेराज के किंग्स जो है रूल कर रहे थे, तब क्या हो रहा था? जो अरब की ट्रेड है, मतलब अरब में जो ट्रेडिंग हो रही थी इंडिया से अरब में, उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने राजा फर्स्ट ने मालाबार कोस्ट को कॉन्क्यूर कर लिया, मतलब उतने एरिया को जीत लिया, अपने अंडर में कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिए। नेक्स्ट है he took some territories of Mysore, Travancore and Coorg and the Vengi region in आंध्र। और भी बहुत से टेरिटरीज, मतलब बहुत से और भी एरिया को अपने अंडर में कर लिए थे, जैसे
मैसूर को, त्रावणकोर को और कूर्ग एंड वेंगी रीजन कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, समझ में आ रहा है। और भी कई एरिया को अपने अपने कुछ रीजन को अपने कंट्रोल में कर लिए थे, जैसे मैसूर है, त्रावणकोर, कूर्ग एंड वेंगी रीजन आंध्र प्रदेश का। ये वेंगी रीजन जो है कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ठीक है। He knew the value of controlling sea. कंट्रोलिंग सी की वैल्यू पता थी, मतलब ये सी में कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब जो भी ट्रेडिंग का सिस्टम है या फिर कोई भी वॉर वगैरह हो रही है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये इन्हें पता था। और तभी इन्होंने एक पावरफुल नेवी को बिल्ड किया। ठीक है, जो नेवी फोर्स है उसे इन्होंने जो बिल्ड की, मतलब बनाई, पूरी एक आर्मी फोर्स पूरी तैयार की, नेवी फोर्स तैयार की, वो बहुत ही पावरफुल थी। ठीक है, ही कंट्रोल्ड सी, और बहुत से सी आइलैंड्स जो थे, मतलब सी के किनारे साइड वाले जो एरिया है, आइलैंड्स हैं, जैसे लक्षद्वीप, मालदीव एंड सेलोन, इन सब कुछ आइलैंड्स को भी इन्होंने कंट्रोल किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। राजा बहुत ही ब्रिलियंट मिलिट्री जनरल थे, मतलब जो जनरल है मिलिट्री में बहुत ब्रिलियंट थे। जो नॉलेज थी, मतलब मिलिट्री की पूरी नॉलेज इनके पास बहुत अच्छी थी। और मालाबार कोस्ट को इन्होंने जीत लिया था, किससे? चिराज से। ठीक है, किस चीज़ के लिए? अरब ट्रेड को कंट्रोल जिससे कर सकें, अरब ट्रेड को कंट्रोल कर सके, इस वजह से उन्होंने चिराज से मालाबार कोस्ट को जीत लिए, मतलब अपने अंडर, अपने कंट्रोल में कर लिए। और भी कुछ टेरिटरीज को जीते, जैसे मैसूर, त्रावणकोर, कूर्ग एंड वेंगी रीजन आंध्र प्रदेश में। और इन्हें सी कंट्रोलिंग सी, मतलब पूरा सी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो सब नॉलेज थी इन्हें। और उन्होंने एक पावरफुल नेवी बिल्ड की, नेवी फोर्स, एक पावरफुल नेवी फोर्स को इन्होंने बिल्ड किए। और सी आइलैंड्स को भी कंट्रोल किए, जैसे लक्षद्वीप, मालदीव एंड सेलोन। समझ में आ रहा? नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है annexed द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ गंगा रीजन। नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो गंगा रीजन है, मतलब जो जहाँ से गंगा रिवर निकल रही है उसके आसपास का जो रीजन है, वहाँ का नॉर्थ वेस्ट पार्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट मतलब नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ये इस पार्ट जो है गंगा रीजन है, इसका जो वेस्ट पार्ट है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट, इसे भी अपने कंट्रोल में कर लिए थे। इसको मतलब अपने कब्जे में कर लिए थे। कौन? राजा फर्स्ट। बिल्ट राजेश्वर टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा एट तंजौर। इन्होंने एक टेम्पल बनवाई थी, कौन सी? राजेश्वर। कौन सी टेम्पल? राजेश्वर टेम्पल। और ये टेम्पल किनकी थी? लॉर्ड शिव की। इस टेम्पल में लॉर्ड शिव की आइडल्स रखे हुए, मूर्तियां हैं, और ये कहाँ पर है? तंजौर में है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इन्होंने कौन सी टेम्पल बिल्ड करवाई है? राजेश्वर। टेम्पल का नाम राजेश्वर है, लॉर्ड शिव की टेम्पल है। ठीक है, कहाँ पर है? तंजौर में है। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं। ऑन द वॉल ऑफ दिस टेम्पल इंस्क्राइब द चीफ वर्ड्स ऑफ राजा। अब इनकी ये जो इस टेम्पल की है, राजेश्वर टेम्पल की जो वॉल है, उसमें इनके राजा फर्स्ट जो जितने भी चीफ वर्क किए हैं, मतलब जो बहुत अच्छे वर्क किए हैं, उसके बारे में उसमें इंस्क्रिप्टेड है। ठीक है, इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड मतलब होता है कि उस टेम्पल में खुदाई करके, पूरा कार्विंग करके उसमें लिखी गई है। ठीक है, जैसे कोई वॉल है, उसमें खुदाई करके पूरा उस चीज़, उनके बारे में जो उनका वर्क है, राजा ने
जो चीफ वर्क किए, मतलब बहुत अच्छे अच्छे जो काम किए हैं उसके बारे में उसमें लिखा गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और राजा राजा फर्स्ट ने ट्रेड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिए थे, जिससे इनकी जो इकोनॉमी है वो सॉलिड हो सके। मतलब इनकी जो इकोनॉमी है, अब जितना ज़्यादा ट्रेड करेंगे उतनी ज़्यादा इनके पास इकोनॉमी इनकी बढ़ेगी। इकोनॉमी मतलब जो पैसे है वो और बढ़ेगा। ठीक है, और समृद्धि होगी। इस वजह से इन्होंने ट्रेड सिस्टम को और ज़्यादा बढ़ा दिए थे, जिससे इनकी इकोनॉमी जो है वो सॉलिड हो सके। इतना क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं राजेंद्र चोला के बारे में। नेक्स्ट क्या है? राजेंद्र चोला फर्स्ट। राजेंद्र चोला फर्स्ट कौन है? सक्सेसर है किसके? राजा राजा फर्स्ट के। मतलब राजा राजा फर्स्ट के सन है कौन? राजेंद्र चोला। और ये कब से कब तक रूल किए हैं? 1016 AD से 1044 AD तक। और इन्होंने ही कॉन्क्यूर्ड द होल श्रीलंका एंड राइट अप टू सेंट्रल इंडिया एंड एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ गंगईकोंडा चोला। ठीक है, मतलब क्या है? इन्होंने पूरे श्रीलंका को जीत लिया था, कॉन्क्यूर्ड कर लिया था। इसका मतलब ये है कि श्रीलंका में जो भी किंगडम रूल कर रहे थे उन्हें डिफीट करके इन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया, अपने कब्जे में पूरे श्रीलंका को कर लिए थे। और क्या है? एंड राइट अप टू सेंट्रल इंडिया। और इन्होंने ये मतलब अपने किंगडम को सेंट्रल इंडिया तक, पूरा सेंट्रल इंडिया तक इन्होंने अपना रूल जो करने लगे थे। इसका मतलब ये है कि सेंट्रल इंडिया में, मान लीजिए सेंट्रल इंडिया में कोई और रूल कर रहा था, तब इन्होंने उस सेंट्रल इंडिया में जो भी रूल कर रहे थे उन्हें डिफीट करके और इन्होंने अपना रूल वहाँ पर कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया। और जो सेंट्रल इंडिया था उसका नाम क्या दिए हैं? गंगईकोंडा चोला। ठीक है, गंगईकोंडा चोला। He attacked the Pala kings of Bengal and Orissa and defeated them। और राजेंद्र चोला फर्स्ट जो है वो पाला किंग्स में अटैक किए। पाला किंग्स जो थे उन पर अटैक किए। कहाँ के हैं? बंगाल और ओडिशा के हैं। बंगाल और ओडिशा में जो पाला किंग्स थे उन पर अटैक किए और फाइट करके उन्होंने उन्हें हरा दिया, पाला किंग्स को हरा दिया और बंगाल और ओडिशा रीजन को भी अपने कंट्रोल में कर लिया, अपने अंडर में कर लिए। ही एनेक्ट्स द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान और निकोबार आइलैंड को भी अपने कब्जे में कर लिए थे। कौन किए हैं? राजेंद्र चोला फर्स्ट। बिल्ट अ न्यू कैपिटल गंगईकोंडा चोलापुरम। और इन्होंने नई कैपिटल बना दी, पहले कोई और कैपिटल थी और उन्होंने अपने किंगडम की कैपिटल कौन सी बना दी? गंगईकोंडा चोलापुरम। ठीक है, याद रखिएगा राजेंद्र चोला फर्स्ट ने कौन सी कैपिटल नई बनाई थी? गंगईकोंडा चोलापुरम। ठीक है, और इन्होंने बहुत से अच्छे पैलेसेस और ब्यूटीफुल टेम्पल्स, पैलेसेस मतलब मैग्निफिशेंट पैलेसेस, मतलब बहुत ही बड़े बड़े पैलेस मतलब महल बनवाए थे और बहुत ही अच्छी सी टेम्पल भी बहुत ढेर सारी इन्होंने बिल्ड की थी। यहाँ तक समझ में आ गया? क्या है? राजेंद्र चोला कब से कब तक रूल किए हैं? 1016 AD से 1044 AD तक इन्होंने पूरा श्रीलंका जीत लिए थे। और पाला किंग्स जो है बंगाल और उड़ीसा, वहाँ पर अटैक करके उस एरिया को भी अपने अंडर में कर लिए। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को भी अपने कब्जे में कर लिए और नई कैपिटल कौन सी बना दिए? गंगईकोंडा चोलापुरम। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डाउनफॉल ऑफ चोलास। डाउनफॉल ऑफ चोलास मतलब चोलास जो है
उनकी पावर कम कैसे होती चली गई और इनका एंड कैसे हो गया। देखते हैं। राजाधिराज लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ चोला, लास्ट great ruler of Chola. He was killed in battlefield against Chalukyas in 1054. राजाधिराज ये आखिरी ग्रेट रूलर थे, मतलब जो बहुत पावरफुल रूलर थे, वो लास्ट रूलर थे। कौन? राजाधिराज। इनके बाद भी और भी कई चोला किंगडम्स, चोलास के किंग्स बने हैं, लेकिन उतने ज़्यादा ग्रेट नहीं थे, मतलब उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। और लास्ट पावरफुल जो थे किंग, वो कौन थे? राजाधिराज थे। ठीक है। इनकी मृत्यु कैसे हो गई थी? जब बैटलफील्ड चलुक्यास, मतलब चलुक्यास के साथ जब इनकी वॉर हुई थी, मतलब फाइट हुई थी, कब? 1054 में। 1054 में जब इनकी फाइट हुई थी राजाधिराज की और चलुक्यास की, जब इन आपस में फाइट हुई, तब राजाधिराज जो है किल किए गए थे। किसके द्वारा? चलुक्यास के द्वारा। ठीक है। यहाँ से इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद से काफ़ी टाइम तक जो रूल हुआ है चोला किंग्स में, चोला किंगडम में किंग्स रूल किए हैं, लेकिन उतना पावरफुल किंग्स नहीं था। इस वजह से जो दूसरे और किंगडम्स के थे किंग, वो अपने कब्जे में कब्जा करना स्टार्ट कर दिए थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, अब जितना ज़्यादा दूसरा किंगडम उसमें अपने कंट्रोल में करने लगेगा, उतना ये किंगडम वीक होने लगा। ठीक है। एग्जॉस्टेड चोला रिसोर्सेज एंड ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ पांड्याज। अब किंग जो है पावरफुल नहीं रह गए, पावरफुल नहीं है, तो क्या होगा? दूसरे किंगडम इसमें अपना कंट्रोल करने लगेंगे, अपना उसमें कब्जा जमाने लगेंगे। क्या हुआ? पांड्यास ने उसमें कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। अब चोला जो है, चोलास एग्जॉस्टेड मतलब वीक हो गए। जो चोलास के किंग्स थे, वहाँ के जो लोग थे जो रूल कर रहे थे, वो वीक पड़ने लगे, वीक हो गए। अब क्या हो गया? अब चोला किंगडम वीक हो गया, तो पांड्यास की स्ट्रेंथ और बढ़ गई, वो और स्ट्रांग होने लगे। डिक्लाइन चोला एम्पायर इन 13th सेंचुरी एडी, और पांड्यास ने चोला एम्पायर को, चोला किंगडम को 13th सेंचुरी एडी में पूरी तरह से डिक्लाइन कर दिया था, मतलब पूरी तरह से खत्म कर दिया था। ठीक है। इन 1269 पांड्या रूलर, ये 1269 में पांड्या रूलर जलावर्मन सुंदरा defeated last Chola king, annexed major part of Chola kingdom. पांड्या के रूलर थे जलावर्मन जलावर्मन सुंदर। इन्होंने लास्ट चोला किंग को डिफीट किए थे। ठीक है। 1269 में पांड्यास के रूलर थे कौन? जलावर्मन सुंदर। इन्होंने लास्ट जो चोला के किंग थे उन्हें हरा करके और लास्ट जो रूल कर रहे थे किंग को उन्हें हरा दिए, और फिर खुद पांड्यास जो थे, जो पांड्यास के किंग थे, वो क्या किए हैं? जितना चोला किंगडम था उसका ज़्यादा मेजर पार्ट, मतलब ज़्यादातर जो पार्ट है वो अपने कब्जे में कर लिए थे, अपने कंट्रोल में कर लिए थे। समझ में आ गया? इस वजह से जो चोलास है वो उसका डाउनफॉल हो गया, मतलब चोलास किंगडम जो है वो खत्म हो गया। बहुत ग्रेट रूलर कौन थे लास्ट? राजाधिराज। और जब इनकी फाइट हुई चालुक्यास के साथ, कब? 1054 में, तब से चोलास जो है वो डाउनफॉल की तरफ जाने लगा, मतलब धीरे धीरे इसकी एंड की तरफ ये जाने लगा, क्योंकि इसके बाद जो किंग्स आए वो पावरफुल नहीं थे। चोला किंगडम वीक हो गया, पांड्यास की स्ट्रेंथ और बढ़ गई, पांड्यास ने पूरा उसको अपने कंट्रोल में कर लिया, मेजर पार्ट, ज़्यादातर एरिया को अपने कंट्रोल में कर लिए।
और 13th सेंचुरी एडी में ये पूरी तरह से चोला एम्पायर खत्म हो गया। 1269 में पांड्या रूलर जलवर्मन सुंदर लास्ट चोला किंग को भी डिफीट कर दिए और पूरे किंगडम को अपने कंट्रोल में कर लिया। वहां पर इनका रूल होने लगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं द चोला पोलाइटी। चोला पोलाइटी मतलब वहाँ की गवर्नमेंट कैसी थी वो देखते हैं। ये कब से कब तक के बीच का इसमें गवर्नमेंट के बारे में बताया है। 850 CE से 1200 CE तक, मतलब 850 से 1200 CE तक इसमें जो गवर्नमेंट थी किस तरह से थी वो इसमें बताया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव पहला देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब वहाँ का प्रशासन कैसा था वो देखते हैं। किंग वॉज सुप्रीम कमांडर एंड बेनेवलेंट डिक्टेटर। किंग जो है वो सुप्रीम कमांडर थे, मतलब जो पूरे किंगडम में जो सबसे ज़्यादा सुप्रीम होते थे, जो सबसे ज़्यादा मेन कह लें सबसे बड़े पोस्ट में थे, वो कौन सी थी? किंग। ठीक है, सबसे सुप्रीम थे। एंड बेनेवलेंट डिक्टेटर मतलब जितने भी किंग्स इसमें रूल किए थे वो बहुत ही बेनेवलेंट थे, मतलब काइंडली थे, फ्रेंडली थे, ठीक है, दयालु थे। समझ में आ गया। नेक्स्ट है एंजॉयड मैनी पावर्स एंड प्रिविलेजेस। और इसमें जो किंग है बहुत सी पावर्स को एंजॉय किए हैं। एंजॉय मतलब जो भी पावर्स है उनका सही इस्तेमाल किए हैं, उससे बहुत सी अच्छी चीज़ें मतलब प्रोवाइड की हैं पब्लिक को भी। प्रिविलेजेस मतलब जो सुख सुविधाएं होती हैं, जो सुविधाएं हैं वो सब भी प्रोवाइड किए हैं बहुत सी। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय हिम। जितने भी ऑफिशियल वर्क्स होते थे उसको अपॉइंट कौन करते थे? किंग्स करते थे। किंग्स मतलब कोई भी इम्पॉर्टेंट वर्क है उसे करना है, किस तरह से करना है, ये सब कौन बताते थे? किंग बताते थे कि कहाँ पर करना है और कैसे करना है। ठीक है। और जितने भी किंग्स जो है वर्क करते थे, जितने अच्छे अच्छे काम करते थे, बहुत से ऐसे मतलब एक असेंबली है वहाँ पे बहुत से ओरली मतलब ऐसे बोल रहे हैं, बहुत से ऐसे वर्क उन्होंने करने के लिए कहा, बहुत जो चीफ वर्क है, बहुत अच्छे वर्क जो कर रहे हैं या करने के लिए कह रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में जो पूरी डिटेल है वो किस में लिखी गई है, उसको इंस्क्रिप्शन किया गया है किसमें? टेम्पल वॉल्स में। जो भी टेम्पल्स थी वहाँ पर, जो भी टेम्पल्स बिल्ट हो रही थी, जो बन रही थी, उस पर उस इंस्क्रिप्शन लिखते थे, मतलब उसमें इंस्क्राइब जो भी ओरली उसमें बोला जाता था किंग्स के द्वारा या जो वर्क किया जाता था उसको टेम्पल्स की वॉल्स में उसको लिखते थे, जिससे वो पूरा रिकॉर्ड रहे वहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब वहाँ पर मिनिस्टर्स कैसे मतलब मिनिस्टर्स का क्या काम था वो देखते हैं। इंस्क्रिप्शन ऑफ 8th century at Uttaram Merur Temple describe the constitution of local council, eligibility and disqualification for the candidates, method of their selection, their duties and powers। 8th century में जो मिनिस्ट्री थी उसके बारे में कहाँ पर लिखे हैं? 8th century में लिखा गया है उत्तरा मेरू टेम्पल में। उत्तरा मेरू टेम्पल की वॉल्स में ये इंस्क्रिप्टेड है, उसमें लिखा गया है किस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब है उसमें? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल काउंसिल। लोकल काउंसिल मतलब जो लोकली जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो संविधान था उस किंगडम का, जो किंग्स ने ही बनाया था, ठीक है, वो क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन थे उसके बारे में उसमें टेम्पल की वॉल्स में डिस्क्राइब था। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी एंड डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट्स। जो मिनिस्टर्स के अलग अलग पोस्ट थी, बहुत से मिनिस्टर्स थे, ठीक है, जैसे
कोई डिफेंस मिनिस्टर है, कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उस टाइप से था। अब उसमें एलिजिबिलिटी क्या है, उस मिनिस्टर्स का कैंडिडेट कौन कौन हो सकते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी उसमें लिखी गई है कि मिनिस्टर्स के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और डिस्क्वालिफिकेशन मतलब कोई मिनिस्टर है, वो अपने पोस्ट में है, अब अगर कोई डिस्क्वालीफाई कैसे होगा ये भी उसमें लिखा है, ठीक है, कि डिस्क्वालीफाई उसे कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वर्क, उसमें ये भी लिखा है कि अगर जो मिनिस्टर्स हैं ये वर्क करेंगे, ऐसा गलत बैड वर्क करेंगे, तो इससे इन्हें मिनिस्टर्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और एलिजिबिलिटी, जो कैंडिडेट्स मिनिस्टर्स के, जो मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं, जो लोग, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन बन सकते हैं, उनकी एज क्या होनी चाहिए और कितना क्या नॉलेज होनी चाहिए, वो सब उसमें लिखा हुआ है। और मेथड ऑफ देयर सिलेक्शन, उसमें मेथड लिखा हुआ है कि किस किस टाइप से उन्हें क्या करना पड़ेगा जब उनका सिलेक्शन हो जाएगा मिनिस्टर्स में। जैसे अभी किसी जॉब के लिए हम फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें एलिजिबिलिटी दी होती है कि इतने ईयर के बाद ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेथड क्या है कि कौन कौन से पेपर्स होंगे, पहला मेथड है रिटन होगा या ऑनलाइन होगा, देन रिटन होगा, इंटरव्यू होगा, इस टाइप से उसमें पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन मेथड जो है वो टेम्पल की वॉल्स में लिखा हुआ है। और देयर ड्यूटीज एंड पावर्स, जो मिनिस्टर्स हैं उनकी ड्यूटी क्या है, उनका वर्क क्या है, ये भी उसमें लिखा हुआ है। और उनके पास पावर्स कौन कौन सी हैं, वो सब चीज़ों के बारे में भी टेम्पल वॉल्स में लिखा हुआ है। कौन सी टेम्पल में, उत्तरा मैरू टेम्पल, उत्तरा मैरू टेम्पल में 8th सेंचुरी में स्क्रिप्टेड किया गया है, उसमें लिखा गया है उत्तरा मैरू टेम्पल की वॉल्स में। सन में आ गया इतना। नेक्स्ट है even matters of disputes went to the officers of the court only as the last resort। अब उस टाइम पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, मतलब जो पूरा कैसे क्या रूल होना, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उतना ज़्यादा नहीं था, उतना ज़्यादा, इस वजह से जो किंग्स हैं, कोई मैटर आया, कोई भी मैटर हुआ, दो लोग के बीच में या कई लोग के बीच में मैटर हुआ, अब वो किंग के सामने अगर गए, ऑफिसर जो है किंग के सामने ले गए, तो किंग कैसे डिसीजन लेते थे ये देखकर कि मतलब धर्म से रिलेटेड जो भी डिसीजन होता था वो करते थे। मतलब कोई आदमी है, वो किस तरह से वर्क किया है, उसके मतलब उसका जो वर्क है उसके हिसाब से, धर्म के हिसाब से कि इन्होंने कुछ गलत किया है या किसी की जान ली है या कुछ नुकसान पहुंचाया, उस हिसाब से वो डिसीजन लेते थे, ठीक है, कि किसे पनिश करना है और किसे छोड़ना है। और जो भी बहुत मैटर्स होते थे ऑफिसर, वो जो लास्ट रिजॉर्ट था वो कोर्ट के पास था, जो कोर्ट के ऑफिसर्स होते थे वो लास्ट रिजॉर्ट था। मतलब कोई आदमी है, उसे जस्टिस पाने के लिए लास्ट रिजॉर्ट, मतलब लास्ट आखिरी सहारा जो था वो कौन था, ऑफिसर्स, जो कोर्ट के ऑफिसर्स थे, ठीक है। बहुत से ऑफिसर्स वहाँ पर उस टाइम पे भी ऑफिसर्स थे जैसे अभी हैं। तो जो लास्ट रिजॉर्ट मतलब आखिरी सहारा था उस जस्टिस के लिए, उस इंसान को जस्टिस पाने के लिए, वो क्या था, कौन थे, ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के ऑफिसर्स थे। कोई भी वाद विवाद हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई मैटर हो गया। सन में आ गया इतना। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। एडमिनिस्ट्रेटिव को डिवाइड कैसे किए हैं, मतलब जो प्रशासन है कैसे रूल, मतलब कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है ये देखते हैं। 8 प्रोविंसेस इंक्लूडिंग श्रीलंका, जो पूरा चोला एम्पायर था उसको 8 प्रोविंसेस में, मतलब 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए थे श्रीलंका को मिला करके, ठीक है। और वो जो प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते थे,
मंडलम्स, प्रोविंसेस को मंडलम्स के नाम से जानते थे। प्रोविंसेस डिवाइडेड इनटू कोटम्स, प्रोविंसेस को और कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, उन्हें कोटम्स कहते हैं। मतलब मंडलम्स को और कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, जो पार्ट्स डिवाइड हुए उन्हें कोटम्स कहते हैं। नेक्स्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट होते थे तो काफ़ी बड़े विलेज जो होते थे उन्हें नडूस कहते थे। ग्रुप ऑफ विलेजेस, कई विलेजेस को मिला करके जो उनका ग्रुप था उसे कुर्रम्स कहते थे। ठीक है, कुर्रम्स। एंड विलेज को ग्रामम कहते थे। जो विलेज होते थे उन्हें ग्रामम, ग्रुप ऑफ विलेज को कुर्रम्स और डिस्ट्रिक्ट को नडूस कहते थे। प्रोविंसेस को और जो पार्ट्स में डिवाइड किए उन्हें कोटम्स कहते थे और प्रोविंसेस को मंडलम्स कहते थे। समझ में आ गया इतना। विलेज और ऊर, विलेज और ऊर ये सबसे छोटी यूनिट थी। विलेज मतलब प्रोविंसेस के और जो सबसे छोटे छोटे पार्ट्स थे विलेजेस के वो और ऊर है। ये मतलब कॉमन विलेजेस थे जिसे ब्राह्मण को एज अ गिफ्ट देते थे। ठीक है, जैसे कोई किंग है वो अपने आप पर कोई रिचुअल्स परफॉर्म करवाए और फिर रिचुअल्स परफॉर्म करवाने के बाद ब्राह्मण को एज अ गिफ्ट विलेजेस के कुछ पार्ट्स, कुछ लैंड्स उन्हें गिफ्ट देते थे एज अ गिफ्ट। ठीक है, समझ में आ गया। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में 8 प्रोविंसेस, श्रीलंका को मिला करके 8 प्रोविंसेस है। मतलब पूरे जो चोला एम्पायर था उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, उसे मंडलम्स कहते हैं। और मंडलम्स को मतलब प्रोविंसेस को और कई पार्ट्स में डिवाइड किए, उसे कोटम्स कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट को नडूस, ग्रुप ऑफ विलेजेस को कुर्रम्स एंड विलेजेस को ग्रामम। विलेज और ऊर जो है वो ब्राह्मण को गिफ्ट देते थे, कुछ कॉमन विलेजेस थे। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 4th रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वो ऑफिसर्स जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, मतलब टैक्स जो कलेक्ट करते थे, उनके बारे में है। रीसर्वे वॉज डन अराउंड 1089 CE बाय द चोला किंग कुलोतुंगा। कुलोतुंगा जो है ये चोला किंग थे, मतलब चोलास के ही किंग थे। और इन्होंने रीसर्वे करवाए थे कब? 1089 CE में। 1089 CE में फिर से रीसर्वे करवाए, मतलब फिर से सर्वे करवाएं कि जितना उनका किंगडम है उसमें कितनी लैंड इनकी एक्सटेंट है, मतलब कितनी लैंड है, एक लैंड का एरिया कितना है, उसमें कौन कौन से जो विलेज की बाउंड्रीज है वो कहाँ से कहाँ तक की है, उन सब चीज़ों के बारे में फिर से रीसर्वे किए और उसको इंस्क्रिप्टेड किए। नेक्स्ट है रेवेन्यू ऑफिसर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स कलेक्शन। जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते थे वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे? टैक्स कलेक्शन के लिए। रेवेन्यू ऑफिसर्स का काम क्या था? टैक्स कलेक्ट करना। दे अटेस्टेड एंड सर्टिफाइड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बाय लोकल गवर्नमेंट। अटेस्टेड मतलब जो भी उनका रेवेन्यू सिस्टम था उस चीज़ को लोकल गवर्नमेंट जो थी, मतलब उस विलेज में या उस प्रोविंसेस में जो गवर्नमेंट रूल कर रही थी, उन्होंने एक रूल बनाया था कि इस मतलब इतना इतना उन्हें टैक्स चाहिए। ठीक है, जैसे पड़े 1/8 पार्ट या 1/6 पार्ट जितना भी रेवेन्यू उन्हें चाहिए होता था वो पूरा एक रिटर्न था। ठीक है, वो लोकल गवर्नमेंट थी, उन्होंने फिक्स्ड किया था कि इतना टैक्स इतने लैंड से हमें चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। और ये भी है उस टाइम मतलब उस किंगडम में जो किंग्स थे वो ज़बरदस्ती नहीं करते थे किसी से टैक्स लेने के लिए, उन्हें टाइम देते थे कि इतने टाइम में टैक्स मिल जाए। समझ में आ गया। ये क्या था? रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। हम नेक्स्ट देखते हैं अब। 5th है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन
मतलब ग्राम सभा, जो विलेजेस में असेंबली होती थी उसके बारे में। ग्राम सभा असेंबली इन द मैनेजमेंट ऑफ लोकल अफेयर्स। ग्राम सभा क्या है? विलेजेस में जो एक विलेज है उसके जो मैनेजमेंट है या फिर जो वहाँ पर लोकल अफेयर्स है उसके मैनेजमेंट जो है वो कहाँ पर होता है? ग्राम सभा में। ग्राम सभा में एक असेंबली मतलब एक मीटिंग रखते हैं जिसमें जो उस विलेजेस में जो भी लोकल अफेयर्स हैं उन सब चीज़ों के मैनेजमेंट के बारे में वहाँ पर पूरा सॉर्ट आउट होता है। नेक्स्ट है एक्सेप्ट सीरियस क्राइम्स। ग्राम सभा में जो भी उस विलेजेस में जो भी क्राइम्स हो रहे हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम है मैनेजमेंट से रिलेटेड या कोई भी अफेयर है वो सब चीज़ें ग्राम सभा में होती है। लेकिन सीरियस क्राइम्स को छोड़ करके जो बहुत ज़्यादा बड़े क्राइम्स होते हैं, बैड गलत जो काम करते हैं बहुत लोग, उसको छोड़ करके और जो अफेयर्स हैं वो ग्राम सभा में होते हैं। नेक्स्ट है रेगुलेटेड वाटर सप्लाई। ग्राम सभा में क्या मीटिंग होती है कि वाटर सप्लाई का रेगुलेशन कैसे मतलब रेगुलर करते रहे, और एडमिनिस्टर्ड ऑल चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल्स, टेम्पल्स एट्सेट्रा। और बहुत से चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बनवाए थे जैसे स्कूल्स हैं, टेम्पल्स हैं, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो भी स्कूल है, टेम्पल्स है, उसमें जो लोग हैं वहाँ पर उसमें दान कर रहे हैं वो भी ग्राम सभा के अंडर में आ रहा है, उसको ले रहे हैं। और जो वाटर सप्लाई है, बहुत से ऐसी लैंड है जो वहाँ पर जो पास में रिवर है या फिर कुछ पॉन्ड्स वगैरह है, लेक्स है, उससे जो दूर है लैंड वहाँ तक पूरा वाटर सप्लाई या फिर जो घरों तक पूरा वाटर सप्लाई का सिस्टम है, ये सब रेगुलर कैसे पहुँचाना है, ये सब ग्राम सभा के अंडर में था। नेक्स्ट है विलेज असेंबली लुकिंग स्पेसिफिक मैटर्स सच एज टैंक्स, गार्डन्स, टेम्पल्स एंड जस्टिस। अब इसमें क्या बताया है कि जो गार्डन्स हैं मतलब गार्डन्स जो हैं, पार्क वगैरह हैं, वो उसमें किस टाइप से पूरा मैनेजमेंट होना है या उसमें क्या दिक्कत है वो सब देखना। और टैंक्स जो है, वाटर टैंक्स बनवाए हुए हैं जिससे पब्लिक को वाटर की दिक्कत ना हो, उस चीज़ के लिए। जो टेम्पल्स वहाँ पर मंदिरें बनवाई हैं, जस्टिस के लिए जो है, ये सब जो जस्टिस है पूरा विलेज में न्याय मिलना, ठीक है, ये सब कहाँ पर होता है? ग्राम सभा में। इसमें मीटिंग होती है और उस जो भी दिक्कतें होती हैं वहाँ पर उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है। पूरा मैनेजमेंट जो है, पूरे विलेज का मैनेजमेंट ग्राम सभा से होता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन मतलब चोलास किंगडम में जो मिलिट्री थी वो कैसी थी, ये देखते हैं। चोला हैड अ लार्ज आर्मी कंसिस्टिंग ऑफ एलिफेंट्स, कैवेलरी एंड इन्फेंट्री। ये 3 ऑर्गन्स थे किस चीज़ के? मिलिट्री के, मीन्स आर्मी के, ठीक है। कौन कौन से? एलिफेंट्स, कैवेलरी एंड इन्फेंट्री। एलिफेंट्स मतलब पूरी बहुत ढेर सारे एलिफेंट्स थे, पूरा फोर्स थी एलिफेंट्स की, जिससे जब कोई वॉर हो या फाइट हो किसी से तब एलिफेंट्स की हेल्प लेते थे। और कैवेलरी मतलब हॉर्सेस जो होते थे, हॉर्स पर चढ़ के बहुत से जो लोग हॉर्स पर चढ़ के फाइट करते थे उसे कैवेलरी कहते हैं। और इन्फेंट्री मतलब ऐसे लोग जो लैंड पर चल के मतलब पैदल चल के जो फाइट करते थे, वो पूरा आर्मी, इनकी ये 3 ऑर्गन्स थे आर्मी सिस्टम के। कौन कौन से? एलिफेंट्स, कैवेलरी एंड इन्फेंट्री। नेक्स्ट है नायक, सेनापति एंड महादंड नायक। ये हाई ऑफिशियल्स थे किसमें के? चोलास आर्मी के। जो चोला किंगडम में जो आर्मीज थी उनके मेन ऑफिसर्स थे जिन्हें क्या कहते थे? नायक, सेनापति एंड महादंड नायक। ये मतलब ये किसी ऑफिसर का नाम नहीं है, ये
पोस्ट जैसे कहते हैं उस टाइप से ये पोस्ट है जो पूरे आर्मी को संभालती थी। कौन कौन? नायक, सेनापति और महादंड नायक। किंग केप्ट पर्सनल बॉडीगार्ड्स कॉल्ड विलेकर्स, मतलब बहुत से किंग जो हैं वो अपने पर्सनल बॉडीगार्ड रखते थे। किंग है तो उनके पास पर्सनल बॉडीगार्ड्स होते थे, तो वो जो पर्सनल बॉडीगार्ड्स थे उन्हें क्या कहते थे? विलेकर्स। किस नाम से जानते थे? विलेकर्स के नाम से। और अरेबियन हॉर्सेस ऑफ गुड ब्रीड, अरेबियन हॉर्सेस को इंपोर्ट करते थे, मतलब अरेबियन हॉर्सेस जो अरब के हॉर्सेस हैं उन्हें और इंपोर्ट करते थे और अपने यहाँ लाते थे, जिससे उन्हें गुड ब्रीड कर सके, मतलब और ज़्यादा उनका और ज़्यादा हॉर्सेस हो जाए, जिससे उनकी जो कैवेलरी है, मतलब जो आर्मी फोर्स है कैवेलरी की, वो और स्ट्रांग हो सके। समझ में आ गया? नेक्स्ट है कैंटोनमेंट्स नोन एज कड्डगम। जो सैनिक होते थे, जो सोल्जर्स हैं आर्मी में, जो सोल्जर्स हैं उन्हें कड्डगम के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? कड्डगम। स्ट्रांग नेवी, उस टाइम पे चोलास किंगडम में जो नेवी है, नेवी फोर्स, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी। और मलाबार, कोरोमंडल कोस्ट एंड बे ऑफ बंगाल में इनका पूरा, ये सब पूरा उनके अंडर था, उनके कंट्रोल में था। और यहाँ पर बहुत ही जो स्ट्रांग नेवी फोर्स है वो यहाँ पर रहती थी। समझ में आ गया कौन कौन सा? मालाबार कोस्ट और कोरोमंडल कोस्ट एंड बे ऑफ बंगाल में। यह पूरा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हो गया। यहाँ तक समझ में आया? अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं द चोला सोसाइटी एंड कल्चर, चोला किंगडम की सोसाइटी और उसके कल्चर के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं चोला आर्ट एंड आर्किटेक्चर। चोला किंगडम में आर्ट और आर्किटेक्चर कैसे थे? डेवलप्ड टिपिकल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कॉल्ड द्रविडियन स्टाइल। जो वहाँ पर आर्किटेक्चर होते थे वो एक अलग ही स्टाइल में आर्किटेक्चर बनते थे, और वो जो स्टाइल थी उसे द्रविडियन स्टाइल कहते थे। साउथ इंडिया में सब बने थे, साउथ इंडिया का ही किंगडम था ये, तो उसको द्रविडियन स्टाइल कहते थे। कंप्लीट विद वेरमन और शिखर, हाई वॉल्स एंड गेटवे टॉप्ड बाय गोपुरम। अब कोई टेम्पल बनाए हैं, कोई आर्किटेक्चर, तो उसको उसमें विरमन और शिखर बनाते थे। शिखर क्या है? बहुत सी टेम्पल्स, ज़्यादातर जो टेम्पल्स होती हैं उसमें ये टॉप ऐसे बना होता है इस टाइप से, ठीक है, इसे शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं? शिखर। समझ में आ गया? और हाई वॉल्स, जो उस टेम्पल की वॉल्स होती थी वो काफ़ी बड़ी वॉल्स होती थी। गेटवे टॉप्ड बाय गोपुरम, और गेटवे मतलब जो एंट्रेंस मेन गेट जो है उसे गोपुरम कहते थे। समझ में आ गया? बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर, इसमें बृहदेश्वर टेम्पल जो तंजौर में है उसके बारे में बताया है। बृहदेश्वर टेम्पल राजा राजा फर्स्ट ने बनवाया था। ये बनवाए थे किसके ऑनर में? लॉर्ड शिव के ऑनर में। समझ में आ रहा है? टेम्पल्स मेन एंट्रेंस गोपुरम इज 30 मीटर हाई। ये जो बृहदेश्वर टेम्पल है इसका जो गोपुरम है, मतलब जो मेन गेट है, उसकी हाइट कितनी है? 30 मीटर हाइट है, ठीक है। सेंटर ऑफ द टॉप ऑफ द टेम्पल इज स्पायर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड शिखर्स। स्पायर लाइक स्ट्रक्चर मीन्स कोन स्ट्रक्चर में है, उसे शिखर कहते हैं। समझ में आ गया? और ये कहाँ पर बनवाते थे? टेम्पल के सेंटर में जिसकी रूफ होती थी वो एक स्पायर लाइक स्ट्रक्चर थी, एक कोन के स्ट्रक्चर में थी। समझ में आ गया इतना? हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो बृहदेश्वर टेम्पल है तंजौर, उसके बारे में है कि जो उसका बेस था, जो बेस है उस टेम्पल का, वो बहुत ही बड़ा स्क्वायर है। 4.9 मीटर 4.9 मीटर उसकी लेंथ है। राइजेस टू 15 मीटर, मतलब लैंड से, नॉर्मल लैंड से 15 मीटर हाइट पर वो पूरा बहुत बड़ा सा स्क्वायर बना हुआ है। देन उसके बाद टेम्पल बनी हुई है। और
होल स्ट्रक्चर इज 60 मीटर हाई। पूरे टेम्पल में, पूरा टेम्पल बनने के बाद पूरा शिखर वगैरह ये सब पूरा टॉप से लेकर के नीचे लैंड तक पूरे जो हाइट है वो टेम्पल की पूरी कितनी है, 66 मीटर हाई है। इनर वॉल्स डेकोरेटेड विथ पेंटिंग्स, जो टेम्पल्स की इनर वॉल्स हैं, जो अंदर की वॉल्स हैं, उसमें उसे डेकोरेट करने के लिए उसमें पेंटिंग्स की गई हैं। और टाउन ऑफ कंचीपुरम इज फुल ऑफ टेम्पल्स, जो टाउन है कंचीपुरम, कंचीपुरम में वो फुल ऑफ टेम्पल्स है, मतलब उस टाउन में, कंचीपुरम टाउन में पूरा जो टाउन है उसमें सिर्फ टेम्पल्स ही टेम्पल्स बनी हुई, बहुत ढेर सारी उस टाउन में बहुत ढेर सारी टेम्पल्स बनी हुई हैं। गंगईकोंडा चोलापुरम, गंगईकोंडा चोलापुरम क्या है, ये चोलास ने नई कैपिटल बनाई थी गंगईकोंडा चोलापुरम। यहाँ पर बहुत ही मैसिव टेम्पल, मतलब बहुत भव्य मंदिर बनी, बहुत बड़ी मंदिर बनी हुई है। और क्या बना हुआ है, आर्टिफिशियल लेक विद स्टोन एम्बैंकमेंट्स, वहाँ पर एक आर्टिफिशियल लेक बना हुआ, मतलब नेचुरल लेक नहीं है, उसको लोगों ने बनाया है, जो वर्कर्स है उन्होंने बनाया है। और स्टोन के एम्बैंकमेंट्स है, स्टोन के एम्बैंकमेंट्स मतलब स्टोन से बांध बनाए हुए हैं, जो उस लेक में जो बांध है मतलब पुल की तरह जो बनाए जाते हैं वो बांध उसको स्टोन से बनाए हुए हैं। मोर देन 15 माइल्स लॉन्ग, और ये जो लेक है वो 15 माइल्स लंबा है, ठीक है, इतना लॉन्ग है, फिर कितना, 15 माइल्स। नेक्स्ट है आर्टिस्ट मेड स्टैचूज ऑफ गॉड्स एंड इमेज ऑफ देयर किंग्स, जो वहाँ के आर्टिस्ट थे वो क्या स्टैचू बनाते थे, गॉड्स के स्टैचूज बनाते थे। और जो किंग्स हैं उनके भी पेंटिंग्स इमेजेस बनाना, उनके भी वो क्या बोलते हैं स्टैचूज बनाना, ये सब बनाते थे। समझ में आ गया इतना। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है स्कल्पचर एंड ब्रॉन्ज। स्कल्पचर मतलब जो मूर्तियाँ बनाई गई थी, और ब्रॉन्ज से जो मूर्तियाँ बनाई गई थी उसके बारे में है। फिगर्स ऑफ शिव इन वेरियस फॉर्म्स, विष्णु एंड हिज कंसर्ट लक्ष्मी। बहुत सी ब्रॉन्ज से भी स्कल्पचर्स बनाए गए थे, मूर्तियाँ बनाई गई थी, और नॉर्मल भी जो स्टोन वगैरह से भी स्कल्पचर्स मीन्स मूर्तियाँ बनाई गई थी। किन की बनाए थे, जैसे शिव, लॉर्ड शिव, उनकी अलग अलग पोस्चर में, अलग अलग पोजीशन में बनाई गई थी। विष्णु एंड हिज कंसर्ट लक्ष्मी, विष्णु, लॉर्ड विष्णु और उनकी कंसर्ट लक्ष्मी मीन्स उनकी वाइफ, लॉर्ड विष्णु की वाइफ लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी, इनकी भी स्कल्पचर्स बनाए थे, इनकी भी आइडल्स जो है बनाए थे, अलग पोस्चर्स में, अलग पोजीशन में, ठीक है। और ब्रॉन्ज की भी बनाए थे। एक ब्रॉन्ज की ये बना है स्कल्पचर है नटराज द डाइविंग डांसर। डाइविंग डांसर मतलब कोई ऐसी शक्ति है जो डांस कर रही है, तो उस पोजीशन में, पूरे डांस के पोजीशन में है, उसे नटराज कहते हैं। ये ब्रॉन्ज मेटल से इसको बनाई गई है। समझ में आ रहा है, ये नटराज स्कल्पचर जो है ये ब्रॉन्ज से बनाई गई है। और ये एक डाइविंग डांसर है, मतलब एक ऐसी शक्ति है जो डांस कर रही है। थर्ड है टेम्पल्स एज सेंटर्स ऑफ सोशल एक्टिविटीज एजुकेशन, मतलब जो टेम्पल्स हैं उसे सोशल एक्टिविटीज और एजुकेशन का सेंटर मानते थे। स्कूल्स वर अटैच्ड टू देम, जो स्कूल्स बनाए जाते थे वो टेम्पल्स से अटैच करके ही बनवाते थे। जितने भी स्कूल हैं वो टेम्पल से अटैच्ड रहते थे। विलेज मीटिंग्स हेल्ड मतलब विलेज है, हर विलेज में तो बहुत से टेम्पल्स बने हुए हैं, वहाँ पर जो विलेज की मीटिंग होती थी, ग्राम सभा मीटिंग्स, जो वहाँ के इम्प्रूवमेंट के लिए या कोई जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो मीटिंग होती थी वो टेम्पल्स में होती थी। और लॉट ऑफ रश इन फेस्टिव डेज, जब कोई फेस्टिवल होता था
तब टेम्पल्स में बहुत ही ज़्यादा पब्लिक की भीड़ होती थी। और है सेंटर्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का सेंटर भी इसी को माना जाता है, किसे, टेम्पल्स को। क्यों? क्योंकि टेम्पल्स में बहुत से मतलब एजुकेशन, बहुत से लोग वहाँ पर एजुकेशन गेन करने के लिए जाते थे, वहाँ पर टेम्पल्स में भी एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है संस्कृत एंड तमिल लैंग्वेज। संस्कृत और तमिल लैंग्वेज जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज थी, मतलब जो मेनली जो बोली जाने वाली लैंग्वेज थी वो संस्कृत और तमिल लैंग्वेज थी। मैनी रिलीजियस बुक्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत टू तमिल, तेलुगु एंड कन्नड़। बहुत सी ऐसी रिलीजियस बुक्स थी, जैसे रामायण है, महाभारत है, बहुत सी रिलीजियस बुक्स थी जो संस्कृत से तेलुगु, तमिल और कन्नड़ में इसको ट्रांसलेट किया गया था। तेलुगु राइटर्स लाइक ननिया एंड तिक्कन, ननिया एंड तिक्कन जो है ये तेलुगु राइटर हैं और इन्होंने महाभारत का ट्रांसलेशन किया है, ठीक है। और रामायण का भी ट्रांसलेशन तेलुगु में किया गया है, तेलुगु या तमिल में किया गया है। तेलुगु राइटर कौन कौन है? ननिया और तिक्कन। तमिल सेंट, जो तमिल सेंट्स होते थे, जो साधु संत होते थे, तमिल के थे कुछ, जैसे नायनर्स, अलवर्स एंड लिंगयात्स, ये कुछ तमिल के सेंट्स हैं। और पंपा, पोन्ना एंड रन्ना, ये 3 जेम्स हैं, मीन्स 3 रत्न हैं, किस चीज़ के? कन्नड़ लिटरेचर के। कन्नड़ लिटरेचर में पंपा, पोन्ना एंड रन्ना ये 3 जेम्स हैं, किस चीज़ के? कन्नड़ लिटरेचर के। ये इसके बारे में हम 5th चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तमिल पोएट्री, जयम कोंदर। तमिल पोएट्री मतलब एक पोएट है, कौन? जयम कोंदर, ये तमिल के हैं और इन्होंने एक बुक लिखी है कलिंगत्तु परानी। कलिंगत्तु परानी में इन्होंने कुलोथोंगा चोला फर्स्ट के जो वॉर हुई थी उसके बारे में उसमें डिस्क्राइब किए हैं, ठीक है। जो कुलोथोंगा चोला फर्स्ट की जब वॉर हुई थी उसके बारे में कलिंगत्तु परानी बुक में डिस्क्राइब किए हैं, कौन? जयम कोंदार, ये तमिल के पोएट्री हैं। समझ में आया? ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी थी? संस्कृत और तमिल लैंग्वेज थी। बहुत सी रिलीजियस बुक्स को संस्कृत में ट्रांसलेट किए हैं, संस्कृत से तमिल में, तेलुगु और कन्नड़ में ट्रांसलेट किए हैं। रामायण को तमिल में, महाभारत को ननिया और तिक्कन ने तेलुगु में ट्रांसलेट किए हैं। तमिल सेंट्स हैं नायनर्स, अलवर्स और लिंगयात्स। 3 रत्न हैं, कौन कौन से? पंपा, पोन्ना एंड रन्ना। और कलिंगत्तु परानी बुक है जिनकी जयम कोंदर ने लिखी है। इसमें कुलोथोंगा चोला फर्स्ट के जो वॉर हुई थी, ये किंग है, इनकी जो वॉर हुई थी उसके बारे में इसमें डिस्क्राइब किए हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम रिलीजन ड्यूरिंग चोला पीरियड। चोला पीरियड में रिलीजन कैसा था? रिलीजन हिंदुइज्म था, मतलब हिंदू रिलीजन था। जो वहाँ की पब्लिक थी, जो लोग थे वहाँ के, वो वर्शिप करते थे किनकी? हिंदू गॉड्स की, हिंदू के भगवान जो है उनकी वर्शिप करते थे, उनकी पूजा करते थे। और नायनर्स एंड अलवर्स, अभी हम क्या पढ़े हैं? जो तमिल सेंट्स होते थे, मतलब जो तमिल के साधु संत होते थे, उन्हें क्या कहते हैं? नायनर्स एंड अलवर्स कहते हैं। ये भक्ति करते थे, मतलब गॉड्स की पूजा पाठ करते थे। कौन? नायनर्स एंड अलवर्स, ये संत है तमिल के कौन है? सेंट्स हैं, साधु संत हैं। क्या कहते हैं इन्हें? नायनर्स एंड अलवर्स कहते हैं। ये भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करवाते हैं। लिंगयत प्रीज्ड इन कन्नड़ लैंग्वेज। लिंगयत ये भी सेंट्स हैं और ये किस लैंग्वेज में भक्ति करते थे? कन्नड़ लैंग्वेज में, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेट फिलोसफर लाइक शंकराचार्य, माधव एंड रामानुज। रामानुज ये कुछ ग्रेट फिलोसफर थे, बहुत ग्रेट फिलोसफर थे, मतलब बहुत बड़े स्कॉलर्स थे। कौन कौन? शंकराचार्य, माधव एंड रामानुज। शंकराचार्य जो है ये किस चीज़ के स्कॉलर थे? संस्कृत में, स्कॉलर्स ऑफ संस्कृत, संस्कृत लैंग्वेज के बहुत बड़े ही विद्वान थे।
नेक्स्ट है जो शंकराचार्य है, इन्होंने पूरे इंडिया में ट्रैवल किए हैं, पूरे इंडिया में ट्रैवल किए और 4 सेंटर्स बनाए हैं। ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्ग मतलब 4 ऐसे सेंटर बनाए हैं जहाँ पर लोगों को ज्ञान मिल सके, नॉलेज मिल सके। कौन कौन सी है? बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका एंड श्रृंगेरी। श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी एंड बद्रीनाथ, ये 4 सेंटर्स बनाए हैं। कौन? शंकराचार्य। किस चीज़ का है ये? ज्ञान मार्ग, जहाँ पर पब्लिक को या लोगों को, पीपल को नॉलेज मिल सके। और शंकराचार्य की मृत्यु हो गई कहाँ पर? केदारनाथ में, जब उनकी एज 32 थी। सन में आ रहा है, शंकराचार्य डाइड एट केदारनाथ एज ऑफ 32। जब उनकी एज 32 थी तब उनकी मृत्यु केदारनाथ में हो गई। सन में आ गया। ये चैप्टर था, चैप्टर 7A है, ठीक है। 7 के 2 पार्ट्स हैं चैप्टर 7 के, चैप्टर 7A एंड 7B। यहाँ से हमारा 7A द मिडिवल इंडिया चोलास कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 7B, इसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।